नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। छात्र का संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खरौना में तिरहुत नहर का टूटा बांध, सैकड़ों घरों में घुसा पानी, धान की फसल बर्बाद, ग्रामीणों में आक्रोश। और बागमती के बाद अब बूढ़ी गंडक का कहर, मुजफ्फरपुर में फिर मंडराया बाढ़ का साया। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कर्पूरी नगर वार्ड 15 में बीएससी के छात्र 19 वर्षीय ऋषि कुमार के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सोमवार देर रात की है। मृतक छात्र मूल रूप से औराई थाना क्षेत्र के बेदौल गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन किया, फिर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। वैज्ञानिकों ने कैमरे से साक्ष्य इकट्ठा किया। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीक होता है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। मृतक के भाई अनुज कुमार ने बताया कि ऋषि पढ़ने में बहुत ही मेधावी था। वह सिकंदरपुर के कर्पूरी नगर वार्ड 15 में काफी दिनों से किराए के मकान में रह रहा था। वह एक बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। सोमवार की रात वह परिवार के साथ किसी भी सदस्य का फोन नहीं उठा रहा था। फिर उसके घर से बोला गया कि डेरा पर जाकर देखो तो ऋषि के साथ क्या हुआ है। जब वह पहुंचा तो देखा कि उसके भाई का शव फंदे से लटका हुआ था। उसके पांव जमीन से सटे हुए थे। अर्जुन का कहना है कि मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता है। वहीं मृतक के चाचा सुरेंद्र राय ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि जिस परिस्थिति में शव लटका हुआ मिला था वह सुसाइड नहीं हो सकता है। थानेदार का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कुछ भी कहा जा सकता है। क्या सूचना मिला था? फोन रिसीव नहीं कर रहा था तो फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। इसके बाद फिर लगातार कंटिन्यू मम्मी पापा को बताएं, फिर हम खोजने के लिए निकले हैं शाम को। तो इसके एक दोस्त रहता था इसके साथ, उससे नंबर उसका लिए तो फिर पता रूम नहीं देखे हुए थे इसका, तो पता किए तो इस मोहल्ले में रूम था तो आए तो देखें तो फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया हुआ था। मतलब क्या लग रहा है, खुद से फांसी लगाए हैं या कुछ संदिग्ध परिस्थिति है? संदिग्ध है। पैर जो दोनों था वो बेंच पे रखा हुआ था, इसके बाद ऊपर वो लटका हुआ था। किसी पे शक वगैरह भी है कि कोई फांसी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम था इनका? ऋषि कुमार। क्या करते थे? पढ़ता था। पढ़ाई करते थे। आप कौन हो गए उनके भाई। जब हम आए हैं तो हमारा भतीजा बोला है कि जो है गेट खोल के जो उसको निकाला गया है फांसी लगाए हुआ था। सही बात। क्या लग रहा है कि खुद से फांसी नहीं, लगाए खुद हैं से फांसी नहीं लगाया हुआ है। खुद से फांसी इस तरह का नहीं लग सकता है। फांसी लगाया गया है या मार दिया गया जो भी हो, लेकिन फांसी लगाया नहीं है वो बच्चा। क्या करते थे? वो बच्चा पढ़ रहा था। कहाँ पर? कौन कॉलेज में पढ़ता था? हितलाल कॉलेज में पढ़ रहा था। आप लोग को कैसे सूचना मिला है कि जैसे कि फोन किया गया, भतीजा फोन किया है कि इसी फोन न उठा रहा है इसी, तो इसी में थोड़ा लोग का जो है संदेह हुआ है। थोड़ा काफी टाइम तक फोन न उठाया है तो हम लोग जो है बोले, जब पहले पता लगा उसका रूम कहाँ, रूम पे जाके देखो तो वही रूम पर आके जो है उसका भाई देखा है। कहाँ के रहने वाले थे? हम बेदौल का है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा प्रखंड है? औराई प्रखंड है राई। जी। यहाँ रह के पढ़ाई करते?
जी पढ़ाई कर रहा था यहाँ रह के। किस चीज में? कौन चीज में लगा है? बीएस बीएससी का पढ़ाई। बीएससी का कर रहा था। आप कौन हुए? चचा हुए। आगे क्या कुछ किया जा रहा है? आगे का प्रक्रिया प्रशासन के हिसाब अपना हिसाब से देखा जाए। आपके हिसाब से मौत जो है संदिग्ध है, हाँ संदिग्ध मौत है, मारा नहीं है, मार दिया गया है। मार दिया। जी किसी लोगों पे शक वगैरह है? किसी नहीं, ऐसा हम नहीं बता, क्योंकि हम यहाँ कभी आए नहीं, अभी आए हैं। तो इस तरह का वो चीज तो प्रशासन ही साबित कर सकता है और कर सकते हैं कि क्या कैसे कौन मारा है या कैसे मारा है। लेकिन हमारी जो है संदेह है कि मारा नहीं है, मार दिया गया है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के खरौना गांव में मंगलवार को तिरहुत नहर का बांध अचानक टूट जाने से हड़कंप मच गया। अचानक आई इस आपदा ने गांव के सैकड़ों घरों को जलमग्न कर दिया, जबकि कई एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ग्रामीणों के अनुसार बांध में रिसाव की शुरुआत सुबह करीब 11 बजे हुई थी। धीरे धीरे यह रिसाव बढ़ता गया और देखते ही देखते करीब 20 फीट का हिस्सा टूट गया, जिससे नहर का तेज बहाव सीधे गांव की ओर मुड़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि जब पानी का दबाव बढ़ा तो लोगों ने तत्काल जिला प्रशासन से इसकी सूचना दी, लेकिन प्रशासनिक टीम मौके पर देर से पहुंची। इस बीच स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए नहर के खरौना की ओर जाने वाले 3 फाटक खुद ही बंद कर दिए ताकि गांव की ओर पानी का बहाव रोका जा सके। एक फाटक को खुला रखा गया ताकि नहर पर अधिक दबाव ना पड़े और बहाव संतुलित बना रहे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्होंने यह कदम समय पर रहते नहीं उठाया होता तो आधा गांव पूरी तरह डूब जाता। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मड़वन के अंचलाधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित इलाकों में राहत व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि नहर बांध की मरम्मत का काम शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा ताकि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। बांध विभाग को सूचित किया गया है, आ रहे हैं अभी वो लोग। अच्छा, क्या लगा प्राथमिक दृष्टिकोण से जो है देखने में क्या लगा, कोई तोड़ा गया है या फिर खुद से जो है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा है। ठीक है, अब ऐसे कैसे बताया जा सकता है कि तोड़ा गया है कि क्या किया गया है। ठीक है, अभी तो स्थिति ये है कि पानी रुकवाने का कोशिश किया जा रहा है तो सामान्य हो जाएगी। 15-20 मिनट में स्थिति, पानी जब कमेगा तो सामान्य हो जाएगी स्थिति। बाकी बांध विभाग का काम है, वो आ रहे हैं वो लोग, तो उसको रुकवाया जाएगा। मरम्मत को लेकर के भी कुछ आधा घंटा वो लोग। नेपाल और बिहार में हुई भारी बारिश का असर उत्तर बिहार के जिलों में दिखने लगा है। कई नदियां उफान पर है और कई जगहों पर तटबंधों में रिसाव व टूट की स्थिति बन गई है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से और राय से सटे रूनी सैदपुर के अनंत बिशनपुर में बागमती के दक्षिणी तटबंध में 6 जगहों पर रिसाव की खबर है। वहीं कटरा प्रखंड के 1 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच चुका है। कटरा में ठप यातायात, घरों और स्कूलों में घुसा पानी, बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बकुची पीपा पुल पर पानी चढ़ गया है, जिससे छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही दूसरे दिन भी पूरी तरह ठप रही। बाढ़ का पानी बकुची मिडिल स्कूल, नवादा बालक स्कूल, गनगिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा, गनगिया हाई स्कूल और हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। बड़े हिंदी स्कूल सहित दर्जन भर गांव के कई घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। गायघाट प्रखंड के जमालपुर कोदई पंचायत के हड़पुर में सोमवार की सुबह जमींदारी बांध टूट गया। इसके बाद बाढ़ का पानी जमालपुर, कोदई और केवटसा पंचायत सहित आसपास के इलाकों में फैल गया। एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार का कहना है कि नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है। बाढ़ प्रभावित गांवों में फ्लड फाइटिंग टीम को लगाया गया है। तटीय इलाकों में नाव की व्यवस्था की गई है। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सभी संबंधित विभागों को नदियों के जलस्तर पर रेगुलर मॉनिटरिंग रखने का कहा गया है। देखिए, कि नेपाल में जो बारिश हुई है उसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा है और उसका रेगुलर मॉनिटरिंग हो रहा है। सारे बांध को कहीं पे भी बीच है तो उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिया गया है। और आई कटरा के कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है कि कटाव वगैरह बढ़ गया है, तो उसके लिए जो टीम है एग्जीक्यूटिव्स की भी जो भी गंडक और बागमती के हैं वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही जो बीडीओज और सीओज हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी फील्ड में बने रहेंगे। कुछ जगह जहां पानी घुस गया है वहां पे नाव वगैरह की व्यवस्था की गई है। हमने एसडीआरएफ की टीम भी बुला ली है और वो भी रेगुलर पेट्रोलिंग में है।
इसके अलावा जो भी हैं हम लोग भी सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और किसी भी तरह का कुछ भी जरूरत होगी उसके लिए हम तत्पर कार्रवाई करेंगे। बूढ़ी गंडक में भी लगातार पानी लेके जा रहा है। हाँ, पानी बढ़ रहा है, हम लोग उसका रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे ही कुछ भी इश्यू कहीं पे भी क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लिया जाएगा। बागमती में सर लगातार डेंजर लेवल है, उसके बाद है रामखिताड़ी में 2 जगह खिताड़ी बांध था। हाँ, बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको हम लोग रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे भी पानी ब्रीच हुआ है, 2-3 जगह जहाँ पे ब्रीच हुआ है वहाँ एसडीआरएफ की टीम भेजी गई है। उसके अलावा और नाव वगैरह चलाई जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी। मुजफ्फरपुर शहर के कलमबाग चौक पर 4 अक्टूबर को एक मॉल के उद्घाटन समारोह के दौरान भोजपुरी अभिनेता और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और अभिनेत्री अम्रपाली दुबे के कार्यक्रम से सड़क पर भारी जाम लग गया। इस दौरान एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई, जिससे मरीज को परेशानी हुई। इस घटना को गंभीर मानते हुए अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में निरहुआ, अम्रपाली दुबे, मुजफ्फरपुर के एसडीएम पूर्वी तुषार कुमार, मॉल के मालिक विवेक अग्रवाल और विकास अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि यह परिवाद उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में सीजीएस कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक लापरवाही और आयोजकों की मनमानी के कारण आमजन को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की है। आज माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में भोजपुरी अभिनेत्री अम्रपाली दुबे के साथ साथ भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो कि सांसद भी हैं, उसके साथ साथ एसडीओ मुजफ्फरपुर के तुषार कुमार और चित्रलेखा शॉपिंग मॉल के मालिक विवेक अग्रवाल और विकास अग्रवाल के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। हमने आरोप लगाया है कि जानबूझ करके 4/10/25 को चित्रलेखा शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में इन अभिनेता अभिनेत्रियों को इनके द्वारा बुलाया गया और प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई। हजारों की संख्या में कलमबाग चौक पर सड़क जाम किया गया, घंटों सड़क जाम हो गया। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रही। आप देख सकते हैं फोटो में कि घंटों एम्बुलेंस भी फंसी रही और इस तरह के कुकृत्य इन लोगों ने जानबूझ के किया है। उसमें भगदड़ मच सकती थी, सैकड़ों लोग मर सकते थे। अभी हाल फिलहाल आपको पता होगा कि तमिलनाडु में एक हीरो को देखने के लिए भीड़ जुटी और दर्जन से कई दर्जन लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं। और इस तरह का कार्य सड़क को जाम करके करना यह गंभीर प्रकृति का मामला बनता है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है। इन लोगों पर जो मैंने मुकदमा दर्ज कराया है उसमें बीएनएस की धारा 223, 189 क्लॉज 7, 189 क्लॉज 6 के साथ साथ 191 क्लॉज 1, 190, 61 क्लॉज 1, 280, 272, 198, 199 BC के तहत यह मुकदमा हमने दर्ज कराया है। तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धन्यवाद। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के काटी प्रखंड क्षेत्र के छिटकाही मधुबन पंचायत निवासी मोहम्मद फूल का 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अफ्ताब आलम पिछले 9 महीने से यूएई के दुबई जेल में बंद है। उसकी सजा की तारीख नजदीक है और परिवार व ग्रामीण अब उसकी रिहाई के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मोहम्मद अफ्ताब को हत्या के मामले में जेल में डाला गया है
और जल्द ही उन्हें सजा सुनाई जाएगी। मोहम्मद आफ्ताब के चाचा मोहम्मद अनिशुल हुसैन ने बताया कि भतीजा 1.5 साल पहले मई 2024 में गोपालगंज जिले के एक एजेंट के माध्यम से दुबई काम करने गया था। जनवरी 2025 में आफ्ताब के साथ कुछ लोग शराब पीकर मारपीट कर अधमरा कर सड़क किनारे फेंक दिया। उसी स्थान पर केरल राज्य के एक युवक का शव दुबई पुलिस ने बरामद किया। इसके बाद दुबई पुलिस ने हत्या के शक में आफ्ताब के खिलाफ केस दर्ज कर जेल में डाल दिया। आफ्ताब के परिवार का कहना है कि वह बिल्कुल बेकसूर है और झूठे केस में फंसाया गया है। कई महीनों बाद परिवार को ही पता चला कि आफ्ताब जेल में है और उस पर हत्या का मामला दर्ज है। उसके अलावा उन्हें बताया गया कि 29 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी, जिससे परिवार को डर है कि आफ्ताब को फांसी की सजा भी हो सकती है। परिवार ने बताया कि जिस एजेंट की मदद से आफ्ताब दुबई गया था, उसने अब अपना पल्ला झाड़ लिया है। दुबई में अब आफ्ताब की मदद करने वाला कोई नहीं है। जेल से ही पुलिस ने आफ्ताब को उसके परिवार से बात कराई और पूरे मामले की जानकारी दी। आफ्ताब की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। पत्नी ने भी अपने पति को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार से मदद की मांग की है। परिवार और रिश्तेदार इस समय तनाव और चिंता में हैं। ये क्या मुसीबत आ गई है? मुसीबत यही है कि हम लड़का को दुबई में भेजे कमाने के लिए। आदमी ले गया, बहन के देवर बोला कि बहुत तू लोग गरीब आदमी है, कर्जैया में डूबे हुआ है, तो ले जा रहे हैं आफ्ताब के, कमाएगा तो कर्जैया से हल होगा या मजबूरी भागेगा। वो ले जाके और बहुत बड़का मुसीबत में रख दिया। वहाँ ले जाके सीधे ले जाके फंसा दिया। आफ्ताब को क्या किया न किया, मर्डर केस में रख दिया। हम लोग एजेंट के भरोसा में रह गए कि आज छोड़ देगा, कल छोड़ देगा। 1 महीना के बाद छोटा मोटा बात है, कोई ये सब बात नहीं है। और बाद में 2 महीना पहले अब पता चल रहा है कि फुल मर्डर केस है आफ्ताब के ऊपर। अब हम लोग बहुत मजबूर आदमी है, कर्ज काढ़ के हर तरह से हम आफ्ताब को भेजे और कर्जा में डूबे हुए हैं हर तरह से। अब बहुत मजबूर आदमी है हम लोग, हर तरह से कर्जा याम में हम परेशान है, डूबे हुए हैं। घर भी बिकने पर हमारा नवादा गया हुआ है, कोई स्थिति हम लोग का नहीं है कहीं से सही। लाइट भी हमारा 1 साल से कटा हुआ है, अंधेरिये में हम लोग रहते हैं मोमबत्ती बार के। हर तरह से भारत सरकार से यही गुजारिश है कि मदद कर दिया जाए। कहाँ पे बेटा? आफ्ताब बेकसूर है, दुबई में फंसा हुआ है, बेगुनाह है, उसके पर मर्डर केस है। भारत सरकार से यही अथी हम चाह रहे हैं, माने मदद की वकील रख के आफ्ताब के केस के इंसाफ किया जाए। अच्छा, जब गए थे तो उसके बाद से बातचीत होती थी अपने लड़के से आपको? हाँ, होता था बातचीत। पैसा वगैरह भेजते थे वहाँ? हाँ, इतना दिन में 2-3 महीना तक कामे किया, मात्र 25,000 रुपया भेजा। अच्छा। एक बार 15,000, एक बार 10,000। एक बाद पैसा भेजा नहीं। जो ले गया था साथ में वो क्या किया ना किया, वही ले जाके है ना लड़का के फंसा दिया बहुत बुरी तरीके से। कितना दिन हो गया लड़का को गए हुए लगभग? यहाँ से गया अगला साल गया 5वां महीना 9 तारीख को। 1 साल से ज्यादा हो गया? हाँ, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल 5 महीना हो गया। जेल में कितने दिनों से है? जेल में है लगभग 1 साल हो गया जेल में। तो जाने के बाद 2-3 महीना ही काम किए? हाँ हाँ। और उसके बाद फिर? हाँ, फंसा दिया गया अंदर में 1 साल से। कौन ले गए थे? बहन के देवर ले गया था। आपकी अपनी बहन के? हाँ, अपनी बहन के देवर। उनसे बातचीत होती है? एक बार बातचीत किया, वही नया नया घटना था, घटना करवा के 4 रोज ये बात को छिपा लिया। ओकरा बाद में बोला, देखा कि अब न पचेगा तब बताया। क्या बताया गया? कि आफ्ताब से बात हुआ है? हम बोले कि नहीं। तो आफ्ताब के 4 रोज से पता नहीं है, तो हम बोले कि कहाँ चल गया आफ्ताब तक। तो हमको मालूम चला है कि आफ्ताब के समुंदर में मार के बेच दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, बहन के देवर। 11 बजे रात के हम लोग के पास फोन आया, तो वहाँ पे बहुत सा रोना कना हो गया, बहुत सा हालत चला हो गया। जब बोले हमारा बहन का आदमी हमारा कि लाइए आफ्ताब का पासपोर्ट वीजा, हम जा रहे हैं एजेंट पर कंपनी पर केस करने। तो बहन के देवर क्या बोल रहा है, एजेंट पर कंपनी पर केस करने से हम लोग पर केस करने से एक वो कुछ टेढ़ होने ला नहीं जा रहा है। जेहू आफ्ताब यहाँ से जाने वाला होगा ना, तो आफ्ताब के ऊपर जहर के सुइया ऐसा न दे देगा आफ्ताब के कि एयरपोर्ट पर जाते जाते आफ्ताब खत्म हो जाएगा। ऐसा धमकी हमको दिया, धमकी दे के हमको 1 साल टार के रखा है। और उसके बाद तब जानकारी मिली? हाँ, कैसे? हाँ, जानकारी मिली कि 20-22 रोज के बाद ना आफ्ताब के कॉल आया जेल से। अच्छा। कोई आदमी ना बात करवाया, बोला कि अम्मी के बताना है से अम्मी हम जेल में हैं।
तो बोला था यहाँ हम लोग के मालूम था कि मर गया आफ्ताब। तब वही पता चला कि हाँ आफ्ताब जेल में है। से ऐसा केस में हम फंसे हुए हैं। तो एजेंट के पास गोपालगंज दौड़े तो बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का केस में है, मारपीट वाला मामला में है। 2 महीने के बाद आफ्ताब चल जाएगा, घर छोड़ दिया जाएगा। 1 महीने में छोड़ दिया जाएगा, 2 महीने में छोड़ दिया। ऐसे ही करते करते इंतजार करते करते 1 साल हो गया। हम लोग बुर्बक आदमी ध्यान दिए नहीं, गरीब आदमी है, हर तरह से हम लोग के तो व्यवस्था खराब है हर तरह से। मिला कि बेटा का जो है इस तरीका का मामला सामने है, क्या कुछ मामला है? वो हम लोग को जानकारी मिला, मार के फेंक दिया गया, समझे कि नहीं। इसलिए हम लोग बोले खाने बहुत अतिथि है। बहुत दिन के बाद में फोन आया, समझे कि नहीं। तो वो आफ्ताब का नजर आया से हॉस्पिटल से जेल में फंसे गया। किनके थ्रू गए थे, कहाँ पे गए थे काम करने? वो मेरा शाहरुख का भाई है। कहाँ पे काम करने गए थे? दुबई में। दुबई? अच्छा, पहला बार गए थे? हाँ, पहले बार गए थे। अच्छा, पहले भी मतलब कोई मतलब जो जिनके द्वारा गया है उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया आपको? तो आफ्ताब के भेजे, वहाँ अच्छा काम करेगा, कमाएगा, पैसा वैसा भेजेगा, ठीक से रहेगा। अभी आप लोग को कैसे जानकारी मिली कि ऐसा हादसा हुआ? फोन आया था वहाँ से। फोन आया था? हाँ। किनके द्वारा बताया गया फोन करके? फोन वो जो ले गया ना वही फोन करके बताया ऐसे सब बात। अभी उससे बात हुआ है? नहीं नहीं, कभी नहीं। अब के बाद से कभी नहीं बात हुआ है। फोन नहीं करता है? नहीं, एको बार नहीं। अच्छा, फोन भी वो नहीं करता? नहीं। जिनके द्वारा गए थे आपके लड़के, उनके मेरे शाहरुख के भाई, नहीं हुई? मेरे शाहरुख के भाई, उनसे बातचीत हुई? एक बार बात हुआ था, उसके बाद से बातचीत नहीं होता। कितने दिन हो गया इसे घटनाक्रम का? 1 साल, लगभग 10 महीना हो गया। 10 महीना। जेल में कितने दिन हो चुके? 10 महीना। 10 महीना से जेल में है। इस बीच में कभी बातचीत कभी नहीं बातचीत हुई। कैसा गतिविधि रहता है उनका कुछ? क्योंकि आपके शाहरुख के लड़का है, तो इससे पूर्व में भी कुछ इस तरह का घटना वगैरह हुआ होगा, कुछ मामला है? कुछ नहीं होगा। आप इनके अब्बा हुए? हाँ। क्या चाहते हैं आप इस मामले हम में? सरकार से निवेदन चाहते हैं कि मेरा बहू आफ्ताब को छोड़ दिया जाए। कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं। ये बड़ा है कि ये बड़े हैं, ये कमाने वाले थे, छोटे हैं। मैं 2 पोते हैं। बहुत मैं गरीब आदमी हूँ। खेत बेच के हम आफ्ताब के भी भेजे थे हम दुबई कमाने के लिए। जमीन बेच कर? हाँ, जमीन बेच के भेजे थे। घर कहाँ हुआ आपका? घर जिटकाई मधुबन। मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र के नारायणपुर अनंत रोड स्थित बीपी इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल में बीते 29 सितंबर को स्विमिंग पूल की सफाई करने के दौरान एक सफाई कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में एक नया मोड़ आया है। स्कूल प्रबंधन में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सफाई कर्मी की मौत का खंडन करते हुए उनके परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप को गलत बताया है। स्कूल प्रबंधन ने घटना के समय कई घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए बताया कि सफाई कर्मी की मौत करंट लगने से नहीं हुई थी, हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मौत हुई है। जैसे ही वह मोटर उठा रहा था, इसी बीच उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे वह गिर गया। जब उसे करंट लग रहा था तो उसे बचाने वाले को भी करंट लगना चाहिए था। स्विमिंग पूल में गिरने के कुछ देर के बाद वह परिजनों की सहायता से 400 मीटर की दूरी तय किया और स्कूल के गाड़ी में बैठकर अस्पताल गया। जाने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। सदर अस्पताल के डॉक्टर भी हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह बात सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि हमारी संस्था अपने स्टाफ और स्कूल बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग है। जो घटना घटी है उसमें कितनी सत्यता है, आप लोगों को क्या बताया जा रहा है और असल घटना क्या है, ये इसी के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और हमने फुटेज भी दिखाया है जो कि क्लियर सब कुछ बयान कर रही है। उस दिन क्या घटना हुई है, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ वीडियो फुटेज से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्या घटना है, पूरी बात बताइए। जैसे जो घटना घटी है, जो बताया जा रहा है करंट लगा के मारे, क्या है पूरी बात बताइए। सर, हैंस उस दिन छुट्टी का दिन था, हम लोग भी अवेलेबल नहीं थे। आपको फुटेज दिखेगा, आप भी समझेंगे। जितना आप समझेंगे उतना उस फुटेज से हम भी समझ रहे हैं कि कोई बंदा गया है। सुबह जैसे वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, सफाई करते हैं, वो सफाई करने उस दिन भी गए हैं वहाँ पे। और वहाँ की सिचुएशन में उन्होंने कैसे क्या प्लान किया, उनका माइंडसेट क्या हुआ कि हम इसको यूज़ करते हैं, ऐसे सफाई करते हैं, वो तो उन लोग के ऊपर डिपेंड है। बट जो आप देखेंगे वीडियो फुटेज में, आपको जितना समझ आएगा उतना ही हमें भी समझ
न्यूज़ में आ रहा है। और लोग भी थे नहीं, उनकी फैमिली के ही 3 जन जो हमारे यहाँ काम करते हैं वही 3 जन थे। जिनकी डेथ हुई वो उनका बेटा और उनका साला। रिपोर्ट में चेंज करने का भी आरोप लगाया था पर सर ये तो कहीं से पॉसिबल नहीं है। आरोप लगाने को तो बहुत से आरोप लगाए जा सकते हैं, किसी पे भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो वैलिड है या नहीं है ये तो खैर फुटेज से नहीं है, वो रिपोर्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो वो तो खैर आप अस्पताल में जाके पता कर सकते हैं, पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, रिपोर्ट कैसे ही कोई चेंज कर देगा। हाँ, हमें जैसे पता चला है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हुई है, हार्ट अटैक से डेथ हुई है, हमें भी इतना ही मालूम है। करंट वाला बात जो है निराधार है सर। करंट लगने के बाद 400 मीटर लोग चलते हैं, बताएं आप। वो पुल से निकल के आके पैदल खुद चल के करीबन 400 मीटर आके बैठे हैं, लोगों ने उनको तेल लगाया, जो भी होता है, उसके बाद वो गाड़ी में बैठे हैं, वो गए हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आप बता सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। क्या नाम हुआ मैम? अनुपम। आपका मैम? मेरा नाम भावना हुआ। हम लोग मैम तो खैर काफ़ी 12-14 सालों से स्कूल की संस्था से जुड़ी हुई है, मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इंद्रप्रस्थ अपने बच्चों की सेफ्टी के साथ साथ अपने सभी स्टाफ की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बताए जाते हैं, जो जिस पे हम साइन करते हैं बाकायदा अपने रिक्रूटमेंट के टाइम, उसे ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ना कि स्कूल प्रबंधन। शरद पूर्णिमा पर मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित मीणा कला आश्रम के सभागार में सोमवार को कुमुदी काव्य कला महोत्सव का आयोजन किया गया। संस्थापक सह पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि कुमुदी महोत्सव मानव जीवन में आनंद की प्राप्ति प्रदान करता है और इस पर्व से जीवंतता मिलती है। मानव जीवन ताजा हो जाता है और बहुत ही सुखद आनंद में जीवन बिताते हैं। यही कुमुदी महोत्सव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर पुष्पा प्रसाद ने की। इस अवसर पर कवि साहित्यकारों के प्रस्तुति से मीणा कला आश्रम में देर रात तक तालियां गूंजती रही। मौके पर डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी, प्रोफेसर गोपी किशन, प्रोफेसर विभा कुमारी, प्रोफेसर मायानंद, अमरनाथ प्रसाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रास का आनंद लेने के लिए जो प्रकृति प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण ने, माँ लक्ष्मी ने, भोले शंकर ने इस परंपरा को चालू किया था, यह है वेदों में साम वेद। साम वेद ही मानव के जीवन में सुख शांति आनंद भरता है। तो शरद पूर्णिमा के शरद चांदनी में जो रसानंद की प्राप्ति होती है, मानव जीवन को वर्षों वर्ष तक के लिए वह आनंद मग्न बना देती है और यह शरद पूर्णिमा मानव को जीवंत बनाकर रखती है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण, भगवान शिव सब के सब आनंद मग्न रहते हैं। यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर सदैव उतर कर आती हैं, इसलिए इस पर्व का भी नाम कोजागरा भी रखा गया। कोजागरा मतलब लक्ष्मी जी माँ कहती हैं कि इस रात जो जगता है उसको वे धन धान से परिपूर्ण करती हैं, और यही कारण है कि इसका नाम कोजागरा पड़ा। तो ये बड़ी महत्व का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को पता ना हमारे पूर्वज पिताजी के ज़माने से शरद पूर्णिमा पर खीर बनता था, ठाकुर जी को भोग लगती थी और भजन कीर्तन होता था। तो बाद उनके जाने के बाद सभी लोगों का विचार हुआ कि इसमें काव्य भी जोड़ा जाए, साहित्य भी जोड़ा जाए, संस्कृति भी जोड़ा जाए। तो हमने लिखा है काव्य, साहित्य, नृत्य, संगीत का त्रिवेणी संगम है यह कुमुदी महोत्सव और यह मीणा कला आश्रम। और इसके लिए हम शहर के तमाम अच्छे विद्वान कवि कवित्री सबों का मैं शुक्रगुजार हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो प्रत्येक वर्ष एक छोटी सी नोटिस पर, सूचना पर सभी इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े ही आनंद से पूरे मुजफ्फरपुर शहर को ऊर्जान्वित करते हैं। आज के दिन का काव्य गोष्ठी, आज के दिन का साहित्य सम्मेलन, आज के दिन का नृत्य संगीत मानव जीवन में ऊर्जा को विस्तार देता है, प्यार को विस्तार देता है, आनंद मग्न होते हैं लोग। इसलिए यह दैविक परंपरा है और हम दैविक परंपरा के सुचालक हैं। प्रारंभ से ही शिवरात्रि हो, कांवड़िया शिविर हो, कुमुदी महोत्सव हो, सर्वधर्म सम्मेलन हो, ये सारे कार्यक्रमों को हम दैविक कृपा मानकर मानव जीवन के उत्थान के लिए, भगवत कृपा के लिए
हम इसमें अपने आप को समर्पित कर रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद हमको कि नेता हैं। नेता का मतलब ये नहीं होता कि मैं चुनाव लड़ूं, जीतूं और कुछ काम इधर कुछ काम उधर करूं। मैं इसको इस तरह मानता हूं कि नेता वही है जो निर्भीक है, निडर है और वो समाज के लिए जीने मरने के लिए तैयार है। तो न लोग निर्भीक हैं, कायर हैं, न लोग निडर हैं, डीलर हो गए हैं, और न लोग समर्पित हैं, स्वार्थी हो गए हैं। तो इन भाषा को मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आज का एक पावन दिन है कि ये सत्य बात हमारे जुबान से निकला है। और इस सत्यता को आप जनता जहाँ तक भी मेरी बात को सुन रहे हो तो आप भी दोषी न बने। नचा माता कुमाता भवती, आप कुमाता न बने कि आप ऐसे लोगों का चयन करें कि जो अपने आप को लीडर नहीं डीलर बना दे। ऐसे लोगों से आप बचें। तो भाई डीलर डील करने लगेगा, आपको बेचना और ख़रीदना शुरू कर देगा। अभी समय है इसी साल चुनाव का, इसलिए इस बात को आज के इस पावन दिन में मैं आपको सचेत करने के लिए आग्रह किया हूं कि आप दोषी होंगे। माता पिता ही बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, तो मतदाता माता पिता होते हैं और ये दान लेने वाले होते हैं। तो कुपात्र दान करेंगे तो कुफलित हो जाएगा, इसलिए सुपात्र दान करेंगे तो आपकी सेवा करेगा, समाज का कल्याण करेगा, राष्ट्र का उत्थान करेगा। हम इसी आह्वान के साथ आज के शरद पूर्णिमा पर हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें